Hello everyone, my name is Abhilasha and I welcome you all in my YouTube channel Connection with Chemistry, जहाँ पर हम केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक से इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डोल का मतलब क्या होता है। एल्डोल एक शब्द है जो एल्डिहाइड और अल्कोहल से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड का तो एल और डी आता है और अल्कोहल का एल जो है ये मिलकर के बनाएगा एल्डोल। ठीक है, एल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। अब देखते हैं कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन एक तरीके की रिएक्शन होती है जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके वन मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया या फिर अल्कोहल का एलिमिनेशन होता है। अगर एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम दो मॉलिक्यूल एसिड के लेते हैं। अब इन एसिड के मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें वन मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड का मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड जब कंडेंस होते हैं तो हमें वन मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड का मिलता है। अब हम अपने रिएक्शन की तरफ आते हैं। जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे कौन से रिएक्टेंट हैं जो कि इस रिएक्शन को देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम रिएक्टेंट्स देखें। एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये इसके रिएक्टेंट्स होते हैं। यहाँ कार्बोनिल का जो मतलब है वो होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप हो। अल्फ़ा कार्बन होता है जो कार्बन जो कि CO ग्रुप के नेक्स्ट होता है, यानी ये वाला कार्बन होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसके ऊपर हाइड्रोजन का होना एल्डोल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये हमने रिएक्टेंट देखा। रिएक्टेंट के बाद में अब इसमें कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो जो एल्डोल रिएक्शन होती है वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस के अंदर होती है। डाइल्यूट बेस में हम ले सकते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से ये डाइल्यूट बेसिस हम इस रिएक्शन के लिए ले सकते हैं। देन आता है इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन के अंदर इनोलेट आयन एज अ इंटरमीडिएट बनता है। इनोलेट आयन क्या होता है ये जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तब इसको समझने की कोशिश करेंगे। और लास्टली व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यानी प्रोडक्ट में कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये हमने एल्डोल कंडेंसेशन का एक बेसिक ओवरव्यू लिया है जहाँ पर हमने रिएक्टेंट देखा है, रिएजेंट देखा है, इंटरमीडिएट देखा और प्रोडक्ट देखा। अब हम एक रिएक्शन लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो रिएक्टेंट होते हैं। वो दोनों रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और अलग भी होते हैं। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो वो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होती है। तो पहले हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है। तो हमारा एग्जांपल होगा व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स आर सेम, और उसके अंदर भी हम दोनों रिएक्टेंट्स ले रहे हैं एल्डिहाइड।
ठीक है, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट सेम है और दोनों ही एल्डिहाइड है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं। एसिटैल्डिहाइड के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ये एसिटैल्डिहाइड है, इसका एक और मॉलिक्यूल रिएक्शन में आएगा। कंडीशन वही, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हमारा प्रोडक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये अल्फ़ा, ये बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसे हम बोलते हैं एसिटैल्डोल। ये हमारी रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म इसमें 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। स्टेप 1 देखेंगे तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन। अब इनोलेट एनायन कैसे बनेगा? इनोलेट एनायन के लिए सबसे पहले जो ये बेस है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये 1 एसिटैल्डिहाइड है जिसका अल्फा हाइड्रोजन है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्टेड बाय बेस, तो हमें मिलेगा कार्बन आयन CH2 नेगेटिव। ठीक है, ये कार्बन आयन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होकर के इनोलेट आयन देगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। इस वाले स्ट्रक्चर के बजाय ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा बन गया है इनोलेट आयन। तो हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है, जहाँ पर था फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एन आयन। अब स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 के अंदर होता है कि इनोलेट जो आयन अभी बना है वो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ, अटैक ऑफ इनोलेट आयन, अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ second molecule of एल्डिहाइड। ठीक है, ये अब हम देखते हैं कैसे अटैक करेगा। अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो ये हमने देखा सेकेंड मॉलिक्यूल कार्बोनिल कार्बन का है एसिटैल्डिहाइड। इसके ऊपर इनोलेट आयन का अटैक होगा। इनोलेट आयन जो होता है ना, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर अटैक करेगा। अगर हम कार्बोनिल कार्बन की बात करें तो ये कुछ पॉलर होता है, जहाँ पर कार्बन की बजाय ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जबकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कार्बोनिल कार्बन के अंदर ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा इनोलेट आयन। यहाँ से इधर आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव हुआ और हमें ये मिला। इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये एल्कोक्साइड आयन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो वाटर से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमें मिल जाएगा एल्डोल। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा पोजीशन के ऊपर आ गया है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल।
या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारैल्डिहाइड। ठीक है, ये हमें मिल गया है। अब जब इसको हम हीट करते हैं तो कार्बोनिल कार्बन के अल्फ़ा बीटा से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, ये वाला। यहाँ से हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन से बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ और हमें ये स्ट्रक्चर मिला। इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई है एल्डोल कंडेंसेशन की, जहाँ पर हमने इनिशियली 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड लिया था। फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन बना था, जहाँ पर बेस ने एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन से एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया था। इनोलेट आयन बना था। इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रहा है और ये इनोलेट आयन सेकेंड स्टेप के अंदर दूसरे एल्डिहाइड जो कंपाउंड है उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है और हमें एल्कोक्साइड आयन देगा। ये एल्कोक्साइड आयन सॉल्वेंट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद में हमें एल्डोल मिलेगा और फिर वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से हमें क्रोटोन एल्डिहाइड मिलेगा। ये हमने सिंपल एल्डोल रिएक्शन देखी है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने इस पहले वाली रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे वो दोनों एल्डिहाइड थे। तो क्या होगा कि अगर दोनों मॉलिक्यूल जो है वो कीटोन है। when both the reactants are कीटोन। ठीक है, तो जब कीटोन हम लेंगे तो जो हमारा इल्ड होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही लो होगा। इसके रीज़न्स देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये रिएक्शन कीटोन्स के साथ इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं होती है जितना कि एल्डिहाइड के साथ में होती है। पहला रीज़न जो है, इसके 2 रीज़न होते हैं। जो पहला रीज़न है कि जो कीटोन होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और एल्किल ग्रुप का अगर हम देखें या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं RC++OR, ये एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एल्किल ग्रुप जो होता है उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस कार्बोनिल कार्बन पे इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है जहाँ पर कि इनोलेट आयन अटैक करेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये कम कर देंगे, तो इनोलेट आयन बहुत इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट of 2 alkyl groups in ketone, the electron density around carbonyl carbon इंक्रीजेस। ठीक है, और कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कम हो जाएगा और अटैक की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न होता है कि जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप होते हैं और इन बल्कि एल्किल ग्रुप के कारण जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो इनोलेट आयन है वो कार्बोनिल कार्बन तक इजीली पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा ले सकते हैं रीज़न इसका कि हमें क्यों लो इल्ड मिल रहा है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय 2 alkyl groups on carbonyl कार्बन। ठीक है,
ये दो रीज़न होते हैं जिस रीज़न की वजह से एल्डोल जो होता है उसका इल्ड हमें कम मिलता है। इस तरह आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन को, जहाँ पर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम लोगों ने सेम ही लिए थे। एक बार हमने एल्डिहाइड लेकर के देखा और कीटोन के केस में हमने देखा कि हमें क्यों कीटोन के केस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कम मिलता है। इस तरीके से हमने ये आज का वीडियो देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या दो डिफरेंट कीटोन होंगे या एक एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।